नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्मृति ईरानी मंच पर हैं, सामने प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो मिथुन चक्रवर्ती से मिल रहे हैं। स्मृति ईरानी उन्हें नमस्कार कर रही हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो दूसरी बार नमस्कार करती हैं, उसका भी जवाब नहीं देते हैं, पूरी तरह से इग्नोर कर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो उपेक्षा हुई उसकी वजह से स्मृति ईरानी के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, आंसू उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। अब ये आंसू आने वाली बात कितनी सही है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 2 बार वो हाथ जोड़ती हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, मगर वो उसका जवाब नहीं देते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने परम विश्वसनीय और बहुत ही निकटतम लोगों के साथ भी किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। ये मौका था शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। कैसे हुई है हम इस पर नहीं जा रहे हैं, जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से हुई है ये सब जानते हैं। किस तरह से एसआईआर का खेल हुआ, किस तरह से सेंट्रल फोर्सेस का खेल हुआ, किस तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर के ज़रिए खेल हुआ, किस तरह से धमकियां दी गई, तमाम चीज़ें सब के सामने हैं। लेकिन वो दूसरा प्रसंग है, आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। बात इस पर कर रहा हूँ कि आखिरकार स्मृति ईरानी का अपराध क्या है, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। मंच पर इतने सारे लोग थे, वो सबसे मिल रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती के बाजू उन्होंने थपथपाए और बिल्कुल बगल में स्मृति ईरानी सट कर खड़ी हुई हैं। वो एक बार नमस्कार करती हैं, 2 बार नमस्कार करती हैं, प्रधानमंत्री उनकी तरफ देखते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि ये काम वो पहले बहुत सारे लोगों के साथ कर चुके हैं और यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर, जिनको जो मंच पर जिनको वो पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उपेक्षा करते हुए। आडवाणी जी हाथ जोड़कर उठते हैं और वो उनके करीब भी नहीं जाते हैं, उनके हाथ जोड़ने पर उनको अभिवादन भी नहीं करते हैं। जबकि ये माना जाता है कि आडवाणी ही थे जिन्होंने उनको प्रमोट किया, जिन्होंने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनवाया था और जिन्होंने 2002 के दंगे के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी उनको हटाने पर आमादा थे, तब उन्होंने ही उनको बचाया था। तो अपने एक ऐसे सरपरस्त के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया था उसको लेकर अक्सर उंगलियां उठती रहती हैं और ये आरोप लगते रहते हैं कि वो यूज़ एंड थ्रो वाले नेता हैं। वो केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, किनको कहाँ इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या स्मृति ईरानी कूड़ेदान में फेंक दी गई हैं? ये क्यों हुआ आखिरकार? 2024 के चुनाव में हारना क्या इतनी बड़ी असफलता थी? क्या इतना बड़ा अपराध था कि उन्हें उठा के इस तरह से किनारे फेंक दिया जाता जैसे उनकी पार्टी में कोई जगह ही नहीं थी, जबकि वो पार्टी की बहुत ही कद्दावर नेता थी, संसद में वो बहुत मुखर वक्ता थी और प्रधानमंत्री के बचाव में पता नहीं किस किस तरह के तेवर वो अपनाती थी। सोनिया गांधी पर किस तरह के हमले उन्होंने सदन के अंदर किए थे, हालांकि वो हमला निश्चित रूप से बहुत ही अप्रिय था, बहुत ही निम्न दर्जे का था और ये स्मृति ईरानी को शोभा नहीं देता। लेकिन स्मृति ईरानी अहंकारी स्वभाव की हैं, वो अड़ियल स्वभाव की हैं और अपने जो नेता हैं या अपनी पार्टी के बचाव में कई बार वो तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघ भी जाती हैं। लेकिन आखिरकार वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना सब कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर वो अमेठी से चुनाव लड़ी, उन्होंने राहुल गांधी को हराया और फिर संयोगवश या यूँ कह लें कि कुछ फिज़ा ऐसी थी या उनकी नाकामी भी होगी कि अमेठी में राहुल गांधी ने एक ऐसे बहुत ही कम कद वाले नेता को खड़ा किया और उसने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो अमेठी का झटका
क्या प्रधानमंत्री मोदी को इतना अखरा कि उसकी सज़ा वो स्मृति ईरानी को दे रहे हैं, या फिर कोई और बात है? और बात से मेरा अभिप्राय कुछ उस तरह की बातों का नहीं है जो अफवाहें सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर फैलती हैं या फैलाई जाती हैं। मेरा आशय ये है कि ऐसी नेता को दरकिनार करने के पीछे क्या पार्टी के अंदर कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि स्मृति ईरानी के कद को बढ़ने नहीं देना है? क्या ये समय ऐसा है जिसमें जो महिला नेता हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर कद काठी की अच्छी महिला हुई जो वक्ता भी हों, हिंदी अंग्रेजी में अच्छा बोलती भी हों, एक अच्छी पर्सनालिटी हो, और बहसों में, टीवी की बहसों में तो खैर उनका लोहा मानते हैं लोग, लेकिन वैसे भी पब्लिक रैली में भी वो उनका उपयोग बीजेपी भरपूर करती रही है, और अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी किया है। तो क्या स्मृति ईरानी का बढ़ता कद पार्टी के अंदर कई लोगों को खटक रहा था? उन्हें लग रहा था कि कहीं स्मृति ईरानी इस दौर में जब महिला नेताओं की काफ़ी पूछ परख बढ़ गई है, और अब अगर जो 33% आरक्षण लागू हुआ और ज़्यादातर महिलाएं चुननी हुई या महिलाओं को चुनवाना हुआ, तो एक महिला नेता का आकर्षण हो सकता है। स्मृति ईरानी उस होड़ में सबसे आगे निकल सकती हैं, और जो मुख्य चैलेंजर हैं या मुख्य दावेदार हैं पार्टी के संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, उनको भी कोई चुनौती मिल सकती है। तो उस चुनौती को आगे बढ़ने से पहले ही काट दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्या इस साजिश का शिकार हो रही हैं स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी बेहतर जानती हैं, वो खामोश हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। बीच बीच में वो प्रधानमंत्री की डिफेंस में या सरकार के डिफेंस में कुछ सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करती रहती हैं, कुछ पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं, कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन उनमें उनका स्वर सत्ता समर्थक रहा है, मोदी समर्थक रहा है। उन्होंने कभी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की है जैसे कि कंगना रनौत करती हैं। आए दिन ऊटपटांग उल जलूल बोल देती हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए और सरकार के लिए और बीजेपी के लिए भी बहुत धर्म संकट पैदा करने वाला होता है। तो कंगना रनौत इतने प्रोमिनेंट हैं, इतनी लाइमलाइट में रहती हैं, इतना महत्व उनको मिल जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी जो उनके मुकाबले काफ़ी लंबे अरसे से बीजेपी की सदस्य हैं, बीजेपी में हैं, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनको क्यों इस तरह से किनारे फेंक दिया गया? उनका अपराध क्या है, ये जानना चाहते हैं लोग। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा उन्हें ये दी जा रही है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी जा रही है कि चलिए हम सरकार में नहीं लेते हैं, मंत्री नहीं बनाते हैं, लेकिन कम से कम संगठन में तो महत्व दिया जा सकता था, वहाँ भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे ये वजह है कि चूँकि प्रधानमंत्री का नाम स्मृति ईरानी से बार बार जोड़ दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं उनसे दूरी बरतने की, उन्हें परे रखने की, ताकि लोगों को किसी तरह की कानाफूसी करने का मौका ना मिले, बातें बनाने का मौका ना मिले। अगर ये मकसद है तो भी वो स्मृति ईरानी को कुछ और जिम्मेदारियां देकर अपनी दूरियां भी दिखा सकते थे और उनका सार्थक उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करते हुए अभी तक वो दिखे नहीं हैं, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको दंडित कर रहे हैं। उनको वो स्मृति ईरानी के हाव भाव से आप देख सकते हैं। 2024 के इलेक्शन से 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल में उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसका क्या मतलब है? क्या चूँकि हम सब जानते हैं कि चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, दोनों जगह मोदी और शाह की ही पकड़ है। तो और मोदी और शाह अगर जो चाह लें वो होता है, यानी अगर वो चाहते तो स्मृति ईरानी को कोई जिम्मेदारी दे सकते थे, नहीं मिली है। इसका मतलब है कि दोनों ऐसा नहीं करना चाहते हैं और दोनों के अपने अपने कारण हो सकते हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा करने का वजह ये हो सकती है कि वो स्मृति ईरानी से
दूरी बरतना चाहते हैं, अपनी छवि को संवारने के चक्कर में। और अमित शाह का ये भय हो सकता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो सकती है कि स्मृति ईरानी को अगर बढ़ावा दिया गया तो वो आगे निकल सकती हैं, और कल को अगर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी का समय चुनने का समय आया और अगर महिला नेत्री की बात होने लगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनका मुकाबला तो कोई नहीं कर पाएगा। हालांकि ये दूर की बात है और स्मृति ईरानी उस तरह से अभी उनको कोई दावेदार के रूप में देखता भी नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीति में जो दूर दूर तक दावेदार नहीं दिखते हैं वो अचानक उनका दावा बड़ा हो जाता है। वो राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करता है। तो स्मृति ईरानी उस संभावित समीकरण में कहीं फिट ना हो जाए, क्या ये चिंता अमित शाह को है? वो तमाम तरह से अपने रास्ते में जो चुनौतियां आने वाली हैं, जिन भी व्यक्तियों से, उनको दरकिनार करने में लगे हुए हैं, पूरी सत्ता तंत्र पर अपना कब्जा करने में लगे हुए हैं, संगठन पर उनका कब्जा है। तो कहीं ये उनके उसी गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं है कि स्मृति ईरानी को बाहर रखो, महत्वपूर्ण जगहों पर आने मत दो, और उनका छोटा मोटा इस्तेमाल जो चुनाव रैलियों वगैरह में है वो करते रहो। सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी अपनी इस उपेक्षा को कब तक बर्दाश्त करेंगी, कब तक वो इस तरह से झेलती रहेंगी। ये आखिरकार जो वीडियो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जिसमें वो बार बार हाथ जोड़ रही हैं और प्रधानमंत्री उनकी तरफ नज़र भी नहीं डाल रहे हैं, ये तो सार्वजनिक रूप से उनका अपमान भी है, उनकी अवमानना भी है। जो नेता केंद्र में मंत्री रहा हो, कैबिनेट मंत्री रहा हो, पूरे एक 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का हिस्सा रहा हो, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हों, बेशक उनके कामकाज पर उंगलियां उठती रहीं, उनकी योग्यता पर उंगली उठती रही, उनकी डिग्री पर भी उंगलियां उठती रही, लेकिन फिर भी वो थी तो अब मोदी जी के कैबिनेट में काबिल लोग हैं ही कितने। सब जो हैं आप जानते ही हैं कि उनकी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो बहुत ही कम दर्जे की हैं, और उसमें स्मृति ईरानी कोई बहुत कम नहीं पड़ती उनके मुकाबले में। खुद प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर कितने संदेह हैं, संदेह क्या हैं, जिस तरह से छिपा छिपोवल चल रही है, डिग्री को सामने आने नहीं दिया जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि स्थितियां क्या हैं। तो सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी इस तरह से खामोश कब रहेंगी, कब तक रहेंगी, कब तक नहीं बोलेंगी। कभी तो उनको अपना दर्द बयान करना होगा, आज नहीं तो कल। जब वो दर्द बयान करेंगी, जब अपनी इस उपेक्षा को वो नाकाबिले बर्दाश्त पाएंगी, तब तो उन्हें बोलना होगा। और जब बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगी, पार्टी के अंदर जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं जिनकी वजह से वो दरकिनार हैं, उन षड्यंत्रों के बारे में क्या बोलेंगी। तो ये सब सवाल हैं जो स्मृति ईरानी की चुप्पी के पीछे छिपे हुए हैं। हमें इंतज़ार रहेगा कि स्मृति ईरानी कभी तो बोलेंगी तो क्या बोलेंगी इसका। और फिर वो जो जब फटेंगी, अगर वो बम की तरह फटी, एक गुस्सा उनका एकदम से निकला, तब क्या क्या बोलेंगी। याद कीजिए कि जब चुनाव हार के कुछ समय तक वो बाहर रहीं, टीवी इंडस्ट्री में चली गई, सीरियल करने लगीं, उसी दौरान उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था शुरू में, और उसमें परोक्ष रूप से उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी थी। उस समय लग रहा था कि स्मृति ईरानी कुछ बोलने जा रही हैं, लेकिन फिर खामोश हो गई। शायद उन्हें कोई प्रस्ताव दिया गया होगा, शायद उन्हें कोई प्रलोभन दिया होगा, या क्या पता उन्हें कोई वार्निंग दी गई हो कि खामोश रहो, और वो चुप हो गई हो। जो भी वजह रही हो, लेकिन स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए, ख़ास तौर पर इस तरह से जब उनका अपमान हो, सार्वजनिक अपमान हो, तब तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।